वेलकम टू एमटी लर्निंग, एक प्रभावी पहल स्टूडेंट। मैं मोहित त्रिखा। आज हम बात करने जा रहे हैं सार्क के बारे में। तो आज हम सार्क ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। हमने पहले भी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं। हम आज यूरोपियन यूनियन को डिस्कस किया है, आसियान को डिस्कस किया है और आज बात होगी सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जैसा कि इसमें इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि बात जो है साउथ एशिया की हो रही है, साउथ एशिया की राजनीति की हो रही है कि किस प्रकार से साउथ एशिया में कोऑपरेशन होता है, एक संगठन बनता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस संगठन का क्या महत्व है। तो आइए समझते हैं सार्क है क्या। देखिए, सार्क के मैप को आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी कंट्रीज में देखिए कि इंडिया जो है सेंटर में है। ठीक है, सेंटर में इंडिया है और इंडिया जो है बाकी कंट्री से बहुत बड़ा है। तो सबसे पहली क्वालिटी सार्क की यही है कि यहाँ पर इंडिया का एक डोमिनेंट रोल इंडिया प्ले कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखेंगे कि कोई भी कंट्री जो है वो आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करती है, वह केवल इंडिया के साथ ही बॉर्डर शेयर कर रही है, सिवाय अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, नेपाल भूटान कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, बांग्लादेश नेपाल के साथ कोई बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। यानी कि हर कंट्री जो है इंडिया के साथ ही बॉर्डर शेयर करती है, आपस में नहीं करती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया के साथ ही उनके जो बायलैटरल रिलेशन है, जो द्विपक्षीय संबंध है, वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सार्क की सफलता में। तो आइए समझते हैं सार्क की राजनीति किस प्रकार से शुरू हुई है। तो सार्क को सबसे पहले समझे तो हम ये देखेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। देखिए, सार्क जो है ढाका में एक मीटिंग हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। सार्क जो है वो अस्तित्व में आ गया था, यानी कि सार्क जो है वो अपीयर हो गया था। ढाका मतलब बांग्लादेश के जरिए सार्क की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, द आइडिया ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया वाज फर्स्ट रेज इन नवंबर 1980। तो 1980 में जो है इसके विचारों की जो है शुरुआत होती है और ये माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, तो साउथ एशिया को भी जो है एक संगठन के रूप में उभरना चाहिए। और जो कंट्री इसमें शामिल हो गए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन लोगों ने मिलकर के जो है सार्क की क्या कहते हैं स्थापना करी है। और आगे चल करके जो पहली मीटिंग है वो कोलंबो में होती है, कोलंबो मतलब श्रीलंका में होती है 1981 में। तो आप समझेंगे कि 1981 में एक मीटिंग होती है और उसके बाद धीरे धीरे पूरा खाका तैयार किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं और 1985 में फाइनली जो है सार्क अपीयर हो जाता है। और अफगानिस्तान चूंकि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उस दौर में भी, अफगानिस्तान को जो है 13 समिट 2005 में ऐड किया जाता है। ध्यान रखिए कि अफगानिस्तान की राजनीति को भी हमने पढ़ा है, समझाया है आपको। और अफगानिस्तान को समझें तो वहां पर क्या हो रहा है इस दौर में, उस दौर में वहां पर आतंकवाद बड़ी संख्या में है। तो 2000 के बाद वहां लोकतांत्रिक सरकारों की शुरुआत की जाती है, प्रयत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है। और 2005 में चूंकि उसको जो है साउथ एशिया के साथ जोड़ लिया जाता है ताकि साउथ एशिया तक जो है उसकी पहुंच हो सके अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, नेपाल में। देखिए, हेडक्वार्टर इंडिया में भी हो सकता था, लेकिन इंडिया ने चूंकि एक डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है तो इंडिया चाहेगा कि सभी जो पक्ष हैं, सभी जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी जो देश हैं हमारे, उन सबको बराबर का मौका मिले। और इसी पहल से इंडिया ने जो है एक जोड़ दिया कि नेपाल और काठमांडू में जो है इसका हेडक्वार्टर होना चाहिए। आगे बात करेंगे इसके मेंबर्स की। तो हम देख चुके हैं कि आपके सामने मेंबर्स के नाम भी हैं। ऑब्जर्वर मेंबर कौन से हैं, तो ऑब्जर्विंग भी किया जा रहा है सार्क को कि कौन कौन से मेंबर ऑब्जर्विंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और अमेरिका। ये सारी कंट्री एक ऑब्जर्विंग कंट्री के रूप में काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑब्जर्विंग कंट्री होते हुए भी इनमें से कोई भी कंट्री जो है सार्क में शामिल होने के लिए कोई प्रस्ताव अभी तक आया नहीं है, या कह सकते हैं कि कोई इच्छुक नहीं रहा है। उसके भी कारण रहे हैं क्योंकि सार्क उस रूप में सफल नहीं हो पाया है जिस रूप में यूरोपियन यूनियन सफल हो गया, जिस रूप में आसियान सफल हो चुका है। आगे बात करते हैं तो देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, बैकग्राउंड भी इसी दौर से निकल के आता है। 1980 के बाद से ही तेजी से इसमें शुरुआत होती है। और जो इसका फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो हमारे विदेश सचिव हैं सभी देशों के, उनकी मुलाकात होती है 1981 में। और वहीं से ही 5 की एरियाज पर काम करने की बात होती है कि हम अलग अलग जो है 5 मुख्य बिंदु ऐसे बनाएं जिस पर हम काम कर सकें। और उन्हीं मुख्य बिंदु पर काम करने के जोर देते हुए सार्क जो है आगे बढ़ता है और 1985 में सार्क जो है अस्तित्व में आ जाता है।
आगे बात करेंगे तो आप जूम करके देखिएगा कि इससे पहले भी मीटिंग हुई है जो है इससे 1947 में भी ऐसी कोशिश की गई कि आपस में जो है मिलजुल के रहा जाए, और उसके बाद भी ये कोशिश की गई, यानी कि ऐसी कई परिस्थितियां इतिहास के अंदर आई हैं जिसमें ये दर्शाया गया है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने हमेशा कोऑपरेशन की बात करी है, लेकिन कुछ आपसी मुद्दे ऐसे रहे हैं जिस कारण से उनके भीतर कोऑपरेशन नहीं हो पाया है। तो आप इसको पॉज करके एक एक कॉलम को ध्यान से पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल क्या है, देखिए इसके उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, सार्क किन सिद्धांतों पर टिका हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है द प्रिंसिपल ऑफ अ सॉवरेन इक्वालिटी, यानी कि हम सभी लोग एक समान हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इंडिया जो है इसके अंदर डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इसलिए रिस्पेक्ट सॉवरेन इक्वालिटी की बात की जा रही है। सभी देशों की स्वतंत्रता एक समान होगी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कोई भी किसी के क्षेत्र में दखल अंदाजी नहीं करेगा। राजनीतिक स्वतंत्रता सबको होगी, किसी के मामले में कोई दखल नहीं देगा। नॉन इंटरफेरेंस, ये इसके बुनियादी सिद्धांत हैं। किसी भी संगठन की सफलता के भीतर उसके बुनियादी सिद्धांतों का पालन होना बेहद जरूरी होता है। आप ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, आप आसियान की बात करें, हर कोई अपने सिद्धांतों पर ही टिका होता है। लेकिन आप यहां देखेंगे तो कई ऐसे सिद्धांत हैं जिसके ऊपर काफी हद तक जो है टिकावट, या कहें कि उस पर टिकावा नहीं रहा है। चाहे बात करें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, तो लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर के इशू रहे हैं। सच कोऑपरेशन शैल नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर अ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन बट शैल कंप्लीमेंट दैम। कोई भी सहयोग जो है राजनीति के अंदर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग को जो है उसकी जगह नहीं ले सकता है। देखिए, कंट्रीज आपस में स्वतंत्र हैं कि वो बायलैटरल रिलेशन बना सकती हैं, द्विपक्षीय संबंध बना सकती हैं, किसी दूसरे के साथ मल्टीलैटरल जो है मीटिंग्स कर सकती हैं, मल्टीलैटरल मीटिंग्स में शामिल हो सकती हैं। तो यानी कि सार्क जो है वो ऐसे सिद्धांतों पर टिका हुआ है जो किसी को बाध्य नहीं कर रहा है। सच कोऑपरेशन शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशंस। तो बायलैटरल मल्टीलैटरल जो मीटिंग्स होंगी, जो कोऑपरेशन होगा, वो किसी भी तरीके से रुकावट के रूप में काम नहीं करता है। तो ये एक बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके ऊपर सार्क टिका हुआ है। आगे बात करते हैं कौन कौन से एरिया में कोऑपरेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर कोऑपरेशन हो रहा है। तो बात करेंगे आप जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें, टूरिज्म की बात करेंगे, एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एनवायरनमेंट के लिए काम हो रहा है। एनवायरनमेंट के लिए जो है कई फंड भी जुटाए गए हैं। इकोनॉमिक ट्रेड पर काम हो रहा है, सोशल अफेयर, इंफॉर्मेशन पॉवर्टी एलिवेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर एंड अदर सेक्टर। तो हर तरीके से जो है सार्क में कोऑपरेशन किया जा रहा है। सार्क में जो है ऐसी परिस्थिति बनाई जा रही है कि हर प्रकार से कोऑपरेशन जो है वो हो सके सार्क के अंदर। आगे बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है सार्क के, सार्क का उद्देश्य क्या है, क्या हासिल करना चाहता है सार्क, आइए उसको समझते हैं कि करके। टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखिए, साउथ एशिया एक ऐसा ऐसा प्रायद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है जहां पर एक जैसे हालात हैं, मतलब एक ही जैसा कल्चर है। आप समझ सकते हैं कि भारत का ही एक हिस्सा रहा है 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश 1971 में निकल करके आया, तो ये सब भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पर जनता के हालात एक जैसे ही हैं, उसी प्रकार से समस्या भी एक जैसी हैं। तो कल्याण करना, लोगों का उनके जीवन को उठाना, ये प्राथमिक उद्देश्य है सभी देशों के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ करना, समाज की उन्नति करना, ये प्राथमिक चुनौतियां हैं सभी देशों की बात की जाए। ठीक है, आप जो है प्रमोट द स्ट्रेंथ एंड कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, यानी कि आत्मनिर्भर बनना है, विदेशियों पर जो है उनके ऊपर आश्रय नहीं रहना है। तो सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है। टू कंट्रीब्यूट अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, आपस में विश्वास जगाया जाए। देखिए, विश्वास जगाना भी बहुत जरूरी है। और 1947 के दौरान जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के विवाद हुए हैं, बांग्लादेश को लेकर के समस्या रही हैं, श्रीलंका को लेकर के समस्या रही है, तो उस कारण से क्या है कि एक अविश्वास की भावना जो है साउथ एशियन कंट्रीज के बीच में पनप रही थी। इसीलिए सार्क का एक मुख्य उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार से उस ट्रस्ट को दोबारा से जिया जाए, दोबारा से उसको बढ़ाया जाए। टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड। हर प्रकार के क्षेत्र में, चाहे इकोनॉमी हो, सोशल हो, कल्चरल हो, टेक्निकल हो, हर प्रकार के क्षेत्र में जो है साउथ एशिया कोऑपरेशन की बात कर रहा है। कोई क्षेत्र ऐसा है नहीं जहां पर ये साउथ एशिया ये कह दे कि हम तो इस क्षेत्र की बात नहीं करेंगे। तो साउथ एशिया हर तरीके से जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज। तो साउथ एशिया केवल अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि साउथ एशिया ये भी चाहता है
कि जो अन्य डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दूसरे विकासशील देश हैं, वो भी साउथ एशिया के साथ जुड़े, उनके साथ बेहतर रिलेशन स्टैब्लिश किए जाए और एक डेवलपिंग कंट्री की चैन स्थापित कर दी जाए। जिस प्रकार से नॉन अलाइन मूवमेंट एक आंदोलन के रूप में बन गया था, उसी तरीके से साउथ एशिया भी एक आंदोलन के रूप में जो है अपने आप को डेवलप करना चाहता है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हो, सभी देशों का बराबर से डेवलपमेंट हो। आगे बात करते हैं, टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्फ इन इंटरनेशनल फोरम्स ऑन अ मैटर ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट। देखिए साउथ एशिया की ज्योग्राफी भी तो एक जैसी है, समस्याएं एक जैसी हैं, हालात एक जैसे हैं, तो साउथ एशिया इस बात पर भी जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उनकी संस्थाओं में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में सार्क के जो देश है उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, तो वो अपनी बात एकजुटता से उठाएं, मिलकर के अपनी बात को उठाएंगे तो साउथ एशिया की बात बहुत प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्थापित हो जाएगी। तो साउथ एशिया किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको ये एक करके समझा रहा हूँ, तो ध्यान से कि पॉइंट को आप पॉज करके पढ़िएगा। टू कोऑपरेट विद द इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो संगठन है, उनके साथ कोऑपरेशन करना सार्क की हमेशा से प्राथमिकता रही है, ताकि डेवलपमेंट हर तरीके से संभव हो सके। प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? देखिए सार्क एक संगठन है और संगठन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण अंगों का होना भी जरूरी है। तो जो है हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनकी मुलाकात होती है, जो राज्यों के अध्यक्ष हैं, भारत के प्रधानमंत्री हो गए, पाकिस्तान में जो भी सरकार रहे, चाहे वह सेना की रहे या किसी भी रहे, जो भी अध्यक्ष होगा उसकी मुलाकात होगी। श्रीलंका, बांग्लादेश, हर जगह एक ही स्थिति है। मीटिंग आर हेल्ड समिट लेवल, देखिए एक समिट होता है हर 1 साल में या 2 साल में, जो है एक समिट को जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। हालांकि ये पहले एनुअली बेसिस था, फिर 1-2 साल में नहीं हुआ, 2 साल बाद हुआ और उसके बाद फिर टल गया, तो ये स्थिति इसकी रही है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फॉरेन सेक्रेटरी, जो विदेश सचिव है उनकी अपनी एक स्टैंडिंग कमेटी है जो मुद्दों पर काम करती है अलग अलग। द कमेटी प्रोवाइड ओवरऑल मॉनिटरिंग, हर प्रकार से वो मॉनिटरिंग करती है, देखती है, कोऑर्डिनेशन को देखती है, डिटरमाइंस प्रायोरिटी, तो सार्क के आने वाले वक्त में प्रायोरिटीज क्या है, प्राथमिकताएं क्या है, रिसोर्सेज को कैसे जो है जनता तक पहुंचाया जाए, मोबिलाइज किया जाए, कई बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको अप्रूव किया जाए। तो ये तमाम प्रकार के डेवलपमेंट के काम के लिए एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जो कि काम कर रहा है हर देश के अंदर, जिसको मॉनिटर कर रहे हैं फॉरेन सेक्रेटरी। तो इस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है सार्क के भीतर। आगे बात करेंगे तो सार्क का जो सेक्रेटेरिएट है, जो सचिवालय है, जो कर्मचारी काम करेंगे, 16 जनवरी 1987 में ही स्टैब्लिश हो गया था। 1987 में ही ये स्टैब्लिश कर दिया गया था, जो कोऑर्डिनेट करेगा, मॉनिटर करेगा, इंप्लीमेंटेशन करेगा सार्क की एक्टिविटीज को। यानी कि एक पूरा एक स्ट्रक्चर काम कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, लगातार एक कोऑपरेशन बना रहे, ठीक है, और एक कम्युनिकेशन चैनल के रूप में जो है हर प्रकार के इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। द सेक्रेटेरिएट कंप्राइज द सेक्रेटरी जनरल, एक सेक्रेटरी जनरल है वहां पर, और 7 डायरेक्टर्स हैं अलग अलग देशों के। जनरल सर्विस स्टाफ है, सामान्य काम करने के लिए स्टाफ भी है। सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मंत्रियों के द्वारा जो है सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि सार्क कैसे काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, एक पूरे के संगठन के रूप में वो काम कर रहा है। सार्क की इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए सार्क क्यों जरूरी है, उसकी क्या महत्वता है, उसको समझिए। सार्क कंप्राइज 3% ऑफ अ वर्ल्ड एरिया, दुनिया के क्षेत्र का 3% एरिया कवर करता है, लेकिन 21% पॉपुलेशन, देखिए 21% पॉपुलेशन बहुत होती है, 21% पॉपुलेशन को वो कवर करता है। 2.9 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी चल रही है, जिसमें 3.8% की इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी जो है शेयर करता है सार्क। आगे बात करेंगे तो एनर्जी सेक्टर में ये काम कर रहा है, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, फर्टाइल लैंड है, सार्क कंट्री है वह कॉमन ट्रिलियन ट्रेडिशंस, ड्रेसेस, फूड, कल्चर। देखिए सार्क इसलिए जरूरी है क्योंकि सार्क में कई देश महत्वपूर्ण हैं और वो सभी देशों का जो कॉमन इंटरेस्ट है वो सेम कॉमन तरीके से काम हो रहा है। जैसे कि फूड कल्चर की बात की जाए, हर प्रकार की परंपराएं, रीति रिवाज, और आप किन किन चीज़ों को गिनेंगे, हर एक चीज़ तो एक समान है, भाषा से लेकर के एक इतिहास सेम है सार्क देशों का। तो मौजूदा परिस्थितियों में वो अलग हो गए, अन्यथा भारतवर्ष एक अपने आप में विशाल राष्ट्र रहा है और हमेशा से ही जो है वो दुनिया के पटल पर महत्वपूर्ण रहा है। कॉमन सॉल्यूशन भी सार्क के एक जैसे ही होंगे जब समस्याएं एक जैसी हैं। तो ऑल द सार्क कंट्री हैव अ कॉमन प्रॉब्लम एंड इश्यू लाइक पॉवर्टी, लिटरेसी, मालन्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का हर प्रकार की समस्याएं, आप कौन सी समस्या को गिनेंगे, उसका समाधान एक जैसा ही तो है, क्योंकि जनता के भीतर जो संस्कृति पनप रही है वो भी एक जैसी है, वो भी आप अलग नहीं हैं, आप भाषा एक जैसी है, खाना एक जैसा तो है।
ठीक है, तो आप समझे कि किस प्रकार से सार्क जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है सामाजिक आर्थिक रूप से। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप समस्याओं को समाधान निकालने पहुंचेंगे तो आपको हर देश की समस्या एक ही है, तो फिर हम अलग कहाँ हैं? सार्क एक ही देश तो है, एक ही राष्ट्र के रूप में काम कर रहा है ना। सार्क की अचीवमेंट्स क्या है, उपलब्धियां क्या हैं? देखिए सार्क जो है कई उपलब्धियां उसने हासिल करने की कोशिश की है। सार्क ने एफटीए फ्री ट्रेड एरिया के स्थापित करने की कोशिश की है, जहां पर जो है टैरिफ ना लगाया जाए और आसानी से माल को आयात निर्यात किया जा सके, सार्क कंट्रीज के बीच में एक गैप को कम किया जा सके। हालांकि ये बहुत सफल नहीं है, सारे ही कोई बहुत सफल नहीं है। उसके मेजर कारण यही है कि इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी सार्क एरिया में, साउथ एशिया में जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही है। जिसमें आप बात कर ली जाए तो अमेरिका और जो है एक दौर में यूएसएसआर, और आज की बात करें तो चाइना जो है लगातार इंटरफेरेंस करता है साउथ एशियन पॉलिटिक्स में। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है हमेशा से स्थिर नहीं रही है, तो हर प्रकार से अस्थिरता बनी रहती है। साप्ता की बात करें, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट फॉर प्रमोटिंग अ ट्रेड अमंग द मेंबर कंट्रीज केम इनटू इफेक्ट 1985। इसके अलावा जो है साफ्ता की बात करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स एंड बट एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विस लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हर प्रकार से जो है कोशिश की जा रही है कि साफ्ता के जरिए जो है ट्रेड को बेटर किया जाए, साफ्ता के जरिए ट्रेड को बेटर किया जाए। सार्क ने जो है अपना ट्रेड इन सर्विसेज की बात की है, जिसमें गेट्स प्लस और पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच फॉर ट्रेड इन सर्विस लिबरलाइजेशन, यानी कि हर प्रकार से ट्रेड को जो है बेहतर बनाने की कोशिश की है। सार्क यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया है, दिल्ली के अंदर सार्क यूनिवर्सिटी है, जहां पर सभी स्टूडेंट जो है सार्क कंट्री के आकर के पढ़ सकते हैं और एक कोऑपरेशन हो सकता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन इंटेलेक्चुअलिज्म को डेवलप करने की कोशिश भी की जा रही है। सार्क के सामने चैलेंजेस कौन कौन से हैं? देखिए चैलेंजेस की बात की जाए तो लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग, मुलाकात ही नहीं होती है सार्क के देशों की, तो फिर समस्याएं सुलझेंगी कैसे, हालात आगे बढ़ेंगे कैसे? आगे बात की जाए तो ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन लीड टू डाइवर्जन ऑफ एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो बहुत विशाल एरिया है कोऑपरेशन का, आप हर लेवल पर कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी और रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग है, हर जगह एक जैसे रिसोर्सेज नहीं है। तो कोऑपरेशन ज़्यादा है लेकिन रियलिटी जो है वो उतने उस लेवल पे नहीं है। लिमिटेशन इन साफ्ता, देखिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ साफ्ता हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी, अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कन्फाइंड टू गुड्स एंड एक्सक्लूडिंग ऑल सर्विसेज लाइक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर यह है कि जो साफ्ता की बात की जा रही है, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बहुत सक्सेसफुल नहीं है, इसको सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जा रहा है, क्योंकि कई देश ऐसी कहते हैं कि इसमें जो है इंडिया डोमिनेट कर रहा है और उनकी रीजनल मार्केट में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। इस साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो कोई भी कंट्री इंडिया के साथ जुड़ते समय अपने आप को जो है एक असहज महसूस करती है, एक असिमेट्रिक तरीके से यहाँ पर पावर रिलेशन है साउथ एशिया के अंदर। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से जो है बिगड़े रहते हैं, बने रहते हैं। तो ये जो अस्थिरता है भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में, ये सार्क को कभी भी कामयाब होने नहीं देती है, क्योंकि कोई भी संगठन की कामयाबी जो है, उसकी सफलता जो है वहाँ पर कोऑपरेशन से जुड़ी होती है, और इंडिया पाकिस्तान के कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनके बीच में कोऑपरेशन हो नहीं पाता है। तो ये सारे बड़े बड़े कारण हैं जिस कारण से जो आसियान है, सॉरी सार्क जो है वो सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति में भी सार्क जो है वो असफलता की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सार्क को सफल बनाना है तो हमें जो है ऐसे कई मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, जिनको सार्क जो है ठीक कर सकता है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, और क्योंकि ये सारे कल्चर की बात हो, फूड कल्चर, ये तमाम ऐसे छोटे छोटे इश्यूज हैं जिन पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है, और इनसे जुड़े हुए जो मसले हैं उनको ठीक भी किया जा सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम इसी के साथ और वीडियो आपके लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।